देखिए साथियों, पिछले सत्र के दौरान हम देख रहे थे सेल बायोलॉजी के ऐसे टाइप क्वेश्चन। यूनिट सेकंड को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना उसके एंजाइम का उल्लेख करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूनिट मेम्ब्रेन के स्तरों से बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन 5 से 6 माइक्रोन मोटी होती है। तो दूसरी जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है उससे 75 से 100 माइक्रोमीटर स्पेस के द्वारा दूर रहती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लुमेन 75 से 100 माइक्रोन की होती है। खाली स्थान में यानी ल्यूमेन में अपारदर्शी पदार्थ भरा रहता है और इसके स्थान की जो चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर बदलती रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्यतः रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के चिपकने से होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है, तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान या स्थल उपलब्ध कराने का कार्य करती है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन हमें दिखाई गई है। ये पूरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 रूप यहाँ दिखाए गए हैं, जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। जिनको सिस्टर्नी लंबे लंबे होते हैं जो 5 से 7 की संख्या में हो सकते हैं। वेसिकल्स गोलाकार की होती है और ट्यूब्यूल्स छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स जो है संश्लेषी क्रियाओं से संबंधित होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जिन जिन संश्लेषण की करने वाले एंजाइम्स हैं उनका यहाँ पे नाम बदल रखा है। पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का संश्लेषण होता है, तो ग्लिसराइड का संश्लेषण करने वाले सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड सिंथेटेज, फॉस्फेटाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और प्लाज्मालोजन सम्मिलित है। इनको वापस आगे और प्लाज्मालोजन का संश्लेषण करने वाले एंजाइम, वसा अम्लों का संश्लेषण करने वाले एंजाइम, स्टेरॉइड का संश्लेषण करने वाले एंजाइम, स्टेरॉइड के बायोसिंथेसिस में अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन करने वाले एंजाइम्स, स्टेरॉइड के रूपांतरण में हाइड्रोक्सिलीकरण या एरोमेटिकरण करने वाले जो है एंजाइम्स NADPH2+O2, एल एस्कॉर्बिक एसिड को संश्लेषण करने वाले एंजाइम एल एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटेज, यूडीपी यूरोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम, यूडीपी ग्लूकोज का डिफॉस्फोरिलीकरण करने वाले एंजाइम, ऑरिल और स्टेरॉइडल सल्फेट एंजाइम। ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है किस में पाए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जो ग्लिसरॉल और वसा का संश्लेषण करते हैं। साथ में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से संबंधित एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के नाम कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पोर्टर था और पोर्टर के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है। सिस्टर्नेस जो चपटी चपटी नलिकाएं होती है, इन सिस्टर्नेस का व्यास 40 से 50 माइक्रोन तक होता है। ये 5 से 7 की संख्या में समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अग्नाशय, मस्तिष्क और नोटोकॉर्ड की कोशिकाओं में संश्लेषण कार्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है। वेसिकल्स अंडाकार होती है, रिक्तिका के समान होती है, दोहरी झिल्ली से आबद्ध होते हैं और अग्नाशय कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। और नलिकाएं जो होती है शाखित आशय होती है। ये सिस्टर्नी के साथ मिलकर रेटिकुलम तंत्र का निर्माण करती है और नलिका का व्यास जो है 50 से 190 माइक्रोन्स तक होता है। तीनों स्ट्रक्चर को डायग्राम में दिखाया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैविटी जो होती है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है त्रिस्तरीय कला होती है तथा इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फुलिड मोज़ेक मॉडल की तरह की सन्न मेम्ब्रेन पाई जाती है। कोशिका की कला केंद्र गोल्जिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसी के समान ही इसकी मेम्ब्रेन होती है। फॉस्फोलिपिड के 2 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन, धसे हुए प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन पाए जा सकते हैं। प्लाज्मा कला केंद्र कला की तरह होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा विकसित होती है। सभी पदार्थों के लिए यह पथ का मार्ग प्रदान करती है। पैलेड ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में विभाजित करा था। पैलाडे ने जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले को कणिका में और स्मूथ को एकणिका में कहते हैं। कणिका में की बात करेंगे तो उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए वो खुरदरी होती है, RER कहलाती है, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते वो SCR कहलाती है।
अब राइबोसोम्स का प्रकार का वर्णन करिए, दूसरा क्वेश्चन है। राइबोसोम्स जो सेल में पाए जाते हैं वो सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स है वो 70S जो है उस यूनिट पर क्या है पृथक हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70S होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 8 × 10⁶ डाल्टन होता है। 70S की सब यूनिट में 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है लार्ज यूनिट जो 50S की होती है और छोटी यूनिट जो है 30S की होती है। बड़ी है यूनिट 50S की होती है। बड़ी यूनिट का आधार गोलाकार होता है, इससे 3 उभार निकले होते हैं और 30S यूनिट में 2 पिंड होते हैं और एक गहरी खांच होती है जो एक दूसरे से अलग रहती है। दोनों यूनिट एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि उनके बीच में एक सुरंग सी बन जाती है और इस सुरंग से मैसेंजर अणु गुजरता है। 50S सब यूनिट का अणुभार जो होता है 1.8 × 10⁶ डाल्टन होता है, जबकि 23S राइबोसोमल आरएनए 5S राइबोसोमल आरएनए का एक अणु तथा 34 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये बात आपने समझ में नहीं आई हो तो मैं बता देता हूँ कि 50S यूनिट में का निर्माण जो होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से होता है। तो 50S यूनिट में 2 प्रकार के प्रोटीन बता रखे हैं, या 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस 34 प्रकार के प्रोटीन मिलकर के इस 50S यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसका अणुभार 1.8 × 10⁶ डाल्टन होता है। जबकि 30S यूनिट में 16S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए एकाएक अणु तथा 21 प्रकार के प्रोटीन मिलकर के 30S सब यूनिट का निर्माण करते हैं। बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम की। ये यहाँ पे संरचना दिखाई गई है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की संरचना मैंने बताया था कि ये बड़ी वाली लार्ज यूनिट है जो गोलाकार होती है, इसको बॉडी कहा है। 50 यूनिट के ऊपर छोटी वाली यूनिट को 30S यूनिट कहा जाता है। 30S यूनिट में एक सेंट्रल प्रोडक्ट बेंस होता है और 2 हेड और बेस, 3 संरचना होती है। हेड, बेस और सेंट्रल प्रोटोबेंस से मिलकर के 30S यूनिट बनी होती है। दोनों जब इकाइयाँ जुड़ जाती है, यह स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जुड़ती है तो इनके बीच में एक टनल रह जाती है और इस टनल से मैसेंजर आरएनए जो है पास होता है। ATS राइबोसोम्स जो यूकेरियोट्स में पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर भी यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से चित्र में मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इसमें इस टेक्स्ट को आपको बता देता हूँ। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम का सुविधावर्ग गुणांक ATS होता है, इसलिए इसको ATS राइबोसोम्स कहा जाता है। इन ATS में भी 2 प्रकार की यूनिट्स होती है। यदि हम इसका व्यास देखें तो 20 से 22 नैनोमीटर का होता है और आणविक भाग 4.0 × 10⁶ डाल्टन होता है। इसमें ATS में 60S की बड़ी यूनिट और 40S की छोटी यूनिट होती है। कुल मिलाकर 80S की सब यूनिट का आणविक भाग 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। अब जो बड़ी प्रकार की यूनिट है उस बड़ी प्रकार की यूनिट में 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पर 40 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इन 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए में 5S, 5.8S और 28S राइबोसोमल आरएनए और 40 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जबकि इसकी स्मॉल यूनिट्स जो होती है उसमें 1 प्रकार का राइबोसोमल आरएनए जो ATS राइबोसोमल आरएनए और 30 प्रकार के प्रोटीन मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। तो ये हुआ यूकेरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला राइबोसोम्स। जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और पादपों में क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनका सेडिमेशन कोएफिशिएंट 55S से 60S तक होता है। इनकी बड़ी यूनिट 40S की होती है, 40 से 45S की, और छोटी सब यूनिट जो होती है 30 से 35S की होती है। कवक में माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स 70S या 75S होता है। 55S, 30S और 40S की इसमें सब यूनिट होती है। 70S के राइबोसोम में 50S की बड़ी यूनिट और 30S की छोटी यूनिट पाई जाती है। जटिल पादपों में राइबोसोम 77S से लेकर के 80S प्रकार के होते हैं। इनमें 60S और 40S की सब यूनिट्स होती है। एक राइबोसोम के पार्टिकल को देखें तो ये 16 नैनोमीटर का है। 70S राइबोसोम में पार्टिकल का वेट 2.8 मिलियन होता है। इनको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दें तो एक 30S की और एक 50S की यूनिट अलग अलग हो गई है। जो 30S की यूनिट है स्मॉल यूनिट्स कहलाती है। इसका 1 मिलियन डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक 16S राइबोसोम आरएनए पर
0.5 लाख 5 लाख मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसी प्रकार के इसमें 21 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 से लेकर के 75,000 होते हैं। जो लार्ज यूनिट होती है 50s की 1.6 मिलियन डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये 5s राइबोसोमल आरएनए 23s राइबोसोमल आरएनए से मिलकर के बनी होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 35,000 से लेकर के 10 लाख तक होता है। इसमें 32 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो 10,000 से लेकर 65,000 मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज यूनिटों का संयोजन और वियोजन साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन की निम्न सांद्रता 0.001 m होती है तो दोनों राइबोसोम सब यूनिट्स जो है जुड़े रहते हैं। इसकी सांद्रता में वृद्धि होने पर दोनों सब यूनिट्स मिलकर के डाइमर बनाते हैं। डाइमर का आणविक भार राइबोसोम से दुगुना होता है और mg की सांद्रता 0.001 m से कम हो जाने पर राइबोसोम की दोनों यूनिट जो है वियोजित हो जाती है। राइबोसोम यानी पृथक पृथक हो जाती है। सब यूनिटों के इस विशिष्ट गुण के कारण ही प्राणियों में विभिन्न मृगों में संकट राइबोसोम प्राप्त कर प्रोटीन संश्लेषण में उनके महत्व का अध्ययन संभव हो सका है। नवीनतम खोजों से ज्ञात हुआ है कि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स प्राय कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से रहती है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ करके जो है टनल का निर्माण करती है जिसमें मैसेंजर आरएनए गुजरता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संपादित करती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की कोशिका में राइबोसोम्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें वापस देखा कि 40 यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर 40s और 60s सब यूनिट्स जो होती है लो कंसंट्रेशन होती है 0.001 m से तो दोनों यूनिट्स पृथक पृथक हो जाती है और 0.001 से अधिक कंसंट्रेशन होती है तो राइबोसोम्स आपस में जुड़ करके डाइमर्स का निर्माण करती है। यूनिट्स जुड़ करके बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो डाइमर बन जाएगा, नहीं तो राइबोसोम की दोनों यूनिट्स जुड़ी रहेगी। यहाँ एक मैसेंजर आरएनए का अणु दिखाया गया है। मैसेंजर आरएनए के अणु के साथ में राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। एक से अधिक राइबोसोम्स होने के कारण इसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं और ये नीचे की ओर जो प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से अमीनो अम्लों की श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों का वर्णन कीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य कार्यों में फर्स्ट कार्य यात्री का अवलंबन, दूसरा पदार्थों को विनिमय, तीसरा इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, चौथा एंजाइम क्रिया और कोशिका उपापचयन, पांचवा प्रोटीन संश्लेषण, छठा ग्लाइकोजन उपापचयन, सातवां एटीपी संश्लेषण और आठवां अंतःकोशिकीय आवृत्ति का संवहन, नौवां कोशिका की अन्य झिल्लियों की संरचनाओं का निर्माण और 10वां आनुवंशिक पदार्थों का अभिगमन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस प्रकार से 10 कार्य हैं। इन 10 कार्यों में सबसे पहला यात्री का अवलंबन। कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जो यह यांत्रिक कार्यों में सहयोग करती है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको अवलंबन प्रदान करने का कार्य करती है। कोलाइडी मैट्रिक्स होता है, ये संपूरक यांत्रिक अवलंबन प्रदान करती है। पदार्थों का विनिमय, जिस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाह्य माध्यम के बीच पदार्थों का विनिमय करती है, ठीक उसी प्रकार जो है वेक्यूलर सिस्टम जो है साइटोप्लाज्म में एक पृथक्करण उपकरण के समस्त कार्य करती है। धान्यों के अंदर और बाहर प्रसन्न दाब को बनाए रखती है, संश्लेषित वितरित पदार्थों को अलग करती है, जाल के आंतरिक और बाह्य कक्षकों के बीच में कोशिका द्रव्य एक द्रव्यात्मक मैट्रिक्स से पदार्थों को विनिमय का नियंत्रण करती है। अंतर कोशिकीय अभिगमन में पैलेंडिन ने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तंत्र की भांति कार्य करती हुई विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिसंचरण, आयात, निर्यात और बाहरी वातावरण से अवशोषण करने वाली कोशिकाओं से पिनिकोसाइटोसिस की क्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस कार्य को प्रमाणित करती है। पिनोसाइटोसिस के साथ प्लाज्मा झिल्ली छोटी जो वैक्यूल्स के रूप में एंडोसाइटिक वेसिकल्स के साथ के रूप में दिखाई देती चाहिए और यह आंतरिक कोशिका द्रव्य धान्यों से संबंध हो जाती है। इस प्रकार ईयर का भाग बन जाती है। एंजाइमों क्रिया, कई प्रकार के एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होते हैं। हमने पूर्व नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था। उन एंजाइमों को कार्य करने के लिए भीतरी स्थल प्रदान करती है। कोशिका सक्रिय रूप से भाग लेती है। इनमें
सुगमता से मिलने में समर्थ होती है। एंजाइम में मुख्यतः स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ग्लाइकोजन के उपापचयन से संबंधित एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसपे राइबोसोम्स लगे होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और उसका संश्लेषण कराती है, जिसमें ट्रोपोकोलेजन, सीरम्स, प्रोटीन, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के प्रोटीन्स। ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैसेंजर आरएनए के साथ में जुड़कर के पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण करती है, जो तीव्र गति से प्रोटीन संश्लेषण करने में संलग्न रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम इतने सक्रिय नहीं होते हैं जितने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स होते हैं। ग्लाइकोजन उपाप चयन में यकृत कोशिकाओं के उन क्षेत्रों में संचित रहते हैं जहां अकणिकीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुविकसित होती है, यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजन के कण पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन के कण जो यकृत कोशिका में जो ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल गए। यदि कोई भूखा प्राणी है तो उसकी यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन जो है अकणिकीय ईआर से संबंधित रहता है। वनस्पति कोशिकाओं में अकणिकीय ईआर निर्मित हुई सेल्यूलोज की भित्ति के साथ में विकसित होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन संग्रह के रूप में ग्लूकोज के निकास में भाग लेती है। इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन के मार्ग में महत्वपूर्ण होता है। एटीपी सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपी संश्लेषण के लिए स्थान है। अंतःकोशिकीय उपापचयन क्रियाओं में पदार्थों के अभिगमन के लिए आवश्यक ऊर्जा के स्रोत का कार्य करती है। अंतःकोशिकीय आवेगों का संवहन, पोर्टर ने 1956 में बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कलाओं के बीच में विद्युत की प्रवणता विकसित हो जाती है, और ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो जो स्केलेटल मसल सेल्स है, रेखित पेशी कोशिका है, उसमें से कैल्शियम आयनों के स्टोरेज का साधन होती है, और ये एक प्रकार के जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट निर्माण करने का कार्य करती है। यह पृष्ठ कला सार्कोलेमा के अंतर्गत जो फाइबर्स होते हैं उनमें आवेगों का संवहन करने का कार्य करती है। रेटिना में रंजित एपिथेलियम कोशिकाओं का रेटिकुलम का प्रकाश ग्रह का निर्माण करने का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। कोशिका विभाजन के समय नेक्स्ट कार्य कोशिका विभाजन में झिल्ली में रचनाओं का निर्माण। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिकाएं जो होती है प्लाज्मा पादप कोशिका के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स विकसित होकर के कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट निर्माण कर एक कोशिका को दो कोशिकाओं में विभाजित करने का कार्य करती है। मेटाफेज व्यवस्था में वेसिकल तुर्की के ध्रुवों की ओर संचालित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयव गुणसूत्र के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं और समूहीकृत होकर एक केंद्र का व्रण का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका पट्टी का निर्माण करने का कार्य भी करता है। लास्ट कार्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आनुवंशिक पदार्थों का अभिगम। ईआर केंद्र के कोशिका द्रव्य विभिन्न अंगों में आनुवंशिक पदार्थ पहुंचाने के मार्ग प्रदान करती है। इस प्रकार प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने का भी नियंत्रण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक राइबोसोम्स में अंतर बताइए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ करना है। पहला राइबोसोम जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित होता है, चिकनी पर उपस्थित है। एक्टिविटी, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में अधिक सक्रियता होती है। स्टेरॉइड और हार्मोन वसा का संश्लेषण करने में जो है चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक भाग लेती है। संरचना में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी के रूप में होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है। स्थायित्व, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक स्थायित्व वाली होती है और कोशिका की मृत्यु के बाद भी देखी जा सकती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कम स्थायित्व वाली होती है, इसका ऑटोलाइसिस हो जाता है। ये मुख्यतः रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर है। 70S और 80S राइबोसोम्स में अंतर देखें तो 70S प्रकार राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, 80S यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। 70S कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं और यूकेरियोट्स में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। 70S राइबोसोम छोटे आकार के होते हैं, 80S बड़े आकार के होते हैं। 70S का आणविक भार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है, 80S का 4 × 10⁶ डाल्टन का होता है। 70S की दो उपिकाएं 50S और 30S है, 80S की दो उपिकाएं 60 और 40S है,
राइबोसोमल आरएनए जो पाए जाते हैं स्मॉल यूनिट में 5s आरएनए होता है 70s में, और लार्ज यूनिट में 16s और 23s होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो 5s, 5.8s, 18s और 28s के होते हैं। 70s में 55 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 80s में 70 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। आरएनए और प्रोटीन का अनुपात 2:1 होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, जबकि यूकेरियोटिक राइबोसोम में यह 1:1 होता है। राइबोसोम की संरचना का वापस वर्णन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया है। 70s 80s दोनों राइबोसोम पढ़ दिए। निम्नलिखित को समझाइए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और लाइसोसोम के कार्य। कोशिका के केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 2 ऐसे ऑर्गेनेलिज है जिसमें डीएनए पाया जाता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। ये पूर्ण कोशिका के डीएनए का लगभग 1% डीएनए इनमें पाया जाता है, और लेकिन इस डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए से मिलते हैं। तो इस डीएनए का जो साइज बता रखा है 5 माइक्रोमीटर होता है, ये सर्कुलर होता है, 9 से 10 मिलियन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पॉलीमरेज में मिलता है, ये इस बात का सूचक है कि डीएनए में भी विभाजित किया जा सकता है। कुछ आरएनए पॉलीमरेज भी इस क्रिया में बनते हैं जो सामान्यतः आरएनए होते हैं। प्रारंभिक राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। न्यूरोस्पर्सा क्रासा की माइटोकॉन्ड्रिया में 81s प्रकार के जो है राइबोसोम्स मिलते हैं। 25s और 19s राइबोसोमल आरएनए की जो सब यूनिट्स में है 81s डिवाइड होता है। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रीय डीएनए में अंतर देखें तो किसी भी अग्रगामी कोशिका के प्रवेश कराने पर डीएनए में ग्रहण करने की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा केंद्र के डीएनए से साधारणतः भिन्न होती है, यानी कि कम होती है। G:C दोनों प्रकार के डीएनए में सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भिन्न होता है। सामान्यतः मैसेंजर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का घनत्व थोड़ा अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का पुनः प्रतिकृतिकरण केंद्रीय डीएनए की अपेक्षा शीघ्रता से होता है। ये इतनी सी खास बात है जो बताती है। लाइसोसोम का कार्य होता है, लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का काम, ऑटोफेजी का काम और ऑटोलाइसिस का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला कार्य कौन सा हो गया? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कोशिका के भीतर आने वाले जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पाचन करने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिका के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में जो अस्थियों को गलाने का कार्य होता है वो भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑटोफेगोसोम में कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी बाहरी बैक्टीरिया सेल के अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। यदि मृत हुई कोशिकाएं होती हैं उनको पचाने का कार्य भी ऑटोफेगोसोम्स के द्वारा किया जाता है। ऑटोलाइसिस के दौरान क्या लाइसोसोम्स नट्स हो जाता है। जब लाइसोसोम नट्स होते तो उसके जो एंजाइम बाहर की ओर प्रकट हो जाते हैं और वो उसके आसपास की कोशिका को गला दे देता है, और इस प्रकार का कार्य जो है मेढक की पूंछ में मेटामॉर्फोसिस के दौरान विघटित हो जाती है, उसमें कैथेप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है जो लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। लाइसोसोम के प्रकार और एक्रोसोम का निर्माण, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है। तो लाइसोसोम के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम, और चौथा प्रकार जो होता है वो रेजिडुअल बॉडी कहलाता है। 4 प्रकारों में प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है जो एंजाइम से फुल भरा हुआ होता है, सबसे नवनिर्मित लाइसोसोम होता है उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं।
इसका निर्माण ट्रांस गोल्जी के शरीर में वेसिकल्स के रूप में होता है। इसमें एसिड फोस्फेटेज और एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों को पाचन करने के लिए काम करते हैं। हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स होते हैं। ये मंड कोशिका, संग्रह कोशिका में प्रोटोलाइसोसोम के रूप में पाया जाता है। कोशिका में प्रवेश करने वाली फूड वैक्यूल के साथ में जब प्राथमिक प्रकार का लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है तो सेकेंडरी प्रकार का लाइसोसोम बनता है। ये द्रव पदार्थ के साथ बनेगा तो पिनोसाइटोम कहलाएगा और ठोस पदार्थों के वैक्यूल के साथ बनेगा तो फेगोसोम कहलाएगा। सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है उसमें जो है पाचक रस जब इन फूड वैक्यूल्स फेगोसोम या पिनोसोम के पदार्थों को डाइजेस्ट कर देती है तो पचे पचाए पदार्थ विसरण की क्रिया के द्वारा साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और शेष बचा हुआ जो लाइसोसोम भाग रह जाता है, जो अपचित भाग होता है, वो जो है हमें रेजिडुअल बॉडी के रूप में प्रकट होता है। फोर्थ प्रकार का लाइसोसोम कहलाता है और ये रेजिडुअल बॉडी में अपचा हुआ पदार्थ होता है जो कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। या तृतीयक प्रकार की ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में भी बताया गया कि पाचन अवस्था की अवस्था में जब पाया जाता है तो उससे इस ऑटोफेजिक वैक्यूल में कहते हैं सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं लाइसोसोम उन्हीं के साथ में वैक्यूल बना लेता है और उस वैक्यूल को साथ लाइसोसोम जब फ्यूज हो जाता है कोशिका के स्वयं के ऑर्गेनेलीज के साथ में तो इसको ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहा जाता है। स्वयंयोजी क्रिया के कारण माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर का अधिक से अधिक पाचन हो सकता है। ऐसे प्रकार की क्रिया जो होती है लाइसोसोम विशेष अवस्थाओं या रोगजनक अवस्था में करता है। गोल्जी निर्माण के गोल्जी वेसल जो होती है वो स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम का निर्माण करती है। तो दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन था, एक्रोसोम निर्माण की प्रक्रिया है। तो एक्रोसोम निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले गोल्जिकाएं जो होती है स्पर्म के न्यूक्लियस के चारों ओर एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित होती है। गोलाकार अवस्था में व्यवस्थित होने के बाद में सेंटर की जो है वेसिकल्स आपस में फ्यूज हो जाती है। इसे प्रो एक्रोसोमल जो है वेसिकल कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक ग्रेन्यूल प्रकट हो जाती है, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहलाती है। बाद में ये एक्रोसोमल वेसिकल में परिवर्तित होती है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहलाती है। धीरे धीरे ये वेसिकल बड़ी होती जाती है और केंद्र के आगे के भाग पूरे को ग्रहण कर लेती है और इस प्रकार ये एक्रोसोम का निर्माण करती है। तो ये एक्रोसोम जो बनता है ये एक प्रकार का विशिष्ट लाइसोसोम ही है, उसी को यहाँ पे बता रखा है। एक्रोसोम निर्माण की क्रिया सिंपल एक ही लाइन में इसने लिख दी तो मैंने आपको डिटेल से वैसे बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को यदि हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की ओर की आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की ओर मेम्ब्रेन जो होती है इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर चैम्बर होता है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर वलन निर्माण करती है। इन वलनों को क्रिस्टा कहा जाता है। इन क्रिस्टों पर लगे हुए पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भरा हुआ द्रव पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। इसी में डीएनए और आरएनए तथा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो हमने आउटर चैम्बर देखा ये आंतरिक और बाह्य झिल्लियों के बीच का स्थान होता है जो 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। इसमें अल्प श्यानता वाला तरल पदार्थ भरा होता है। जो इंटरनल चैम्बर होता है उसमें आंतरिक झिल्ली में अनेक वलन पाए जाते हैं। इसका द्रव पदार्थ सममांगी या होमोजीनस होता है। इसमें तंतु के पदार्थ सघन कणिकाएं होती है जो 120-150 व्यास के अनेक राइबोसोम्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल पाए जाता है। F1 पार्टिकल का दो भाग होते हैं, नीचे बेस होता है, एक स्टाल के माध्यम से एक हेड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। हेड का डायमीटर 100 एंगस्ट्रॉम होता है, 50 एंगस्ट्रॉम का स्टाल होता है और 110 एंगस्ट्रॉम का इसका बेस पाया जाता है। इसको ओलिगोमाइसिन ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन्स के ये बने होते हैं भी इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन देखें तो जो प्लाज्मा झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली वो फास्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। मैट्रिक्स की आंतरिक और बाह्य झिल्लियों में 77 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। बेंसलिन ने शुष्क यकृत में प्रोटीन 75
65% और वसा 29%, लेसिथिन सिपिलिन 4%, कोलेस्ट्रॉल 2% और कोयल के अनुसार 70%, प्रोटीन 25 से 30%, लिपिड का कुल भार 90%, फॉस्फोलिपिड 10%, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई इसमें रासायनिक संगठन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं के बारे में बता देता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन को हम दो प्रावस्था में अध्ययन करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका में पाई जाने गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सम विभाजन कहलाता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो रिड्यूसिंग कहलाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रथम पूर्वावस्था जो होती है प्रोफेज, उसमें फिर 5 अवस्था पाई जाती है जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस कहलाती है। लेप्टोटीन सबसे पहले वाली अवस्था है, इसको तनुसूत्र अवस्था कहते हैं। इसमें केंद्र में क्रोमेटिन पदार्थ संगठित और पतले पतले कुंडित धागों के समान गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या स्पेसिफिक होती है और 2n के बराबर होती है। प्रत्येक गुणसूत्र छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, इनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स एक गुणसूत्र पर रेखिक क्रम में लगे रहते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र जो होता है वो मणिका में आभासित होता है। क्रोमोमियर्स विभिन्न आकार के होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र का इनका निश्चित अनुक्रम होता है और समजात गुणसूत्रों में क्रोमोमियर्स में समान विन्यास होता है। लेप्टोटीन के बाद में नेक्स्ट जाइगोटीन अवस्था आ जाती है। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र धीरे धीरे एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और जोड़े बनाने की क्रिया होती है। तो एक से दो गुणसूत्रों के पास आ जाने पर डायड या बाइवेलेंट का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक बाइवेलेंट के दोनों गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड जैसे लिखते हैं। दो गुणसूत्र हैं लेकिन एक ही क्रोमेटिड जैसे लिखेंगे। दो क्रोमेटिड इसमें पाए जाते हैं और केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या से आधी हो जाती है क्योंकि जोड़े बन गए। जोड़े बनने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है और ये जाइगोटीन में कंप्लीट होती है। पैकेटीन अवस्था जो होती है उसमें क्रोमेटिन के जो क्रमिक संघनन होते हैं, बाइवेलेंट के युग्मित गुणसूत्र धीरे धीरे डिहाइड्रेशन होता है और कोइलिंग के माध्यम से छोटे और मोटे होते जाते हैं पैकेटीन में। इसके पश्चात प्रत्येक समजातीय गुणसूत्र एक लंबी खांच द्वारा दो क्रोमेटिड में विभाजित किया जा सकता है और विभाजित होने के कारण प्रत्येक क्रोमोमियर के पास दो दो क्रोमेटिड हो जाते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र में जोड़े में जो था तो 2 और 2 4 क्रोमेटिड एक साथ दिखाई देते हैं। तो टेट्रावेलेंट जो है क्रोमेटिड्स इसमें दिखाई देते हैं। टेट्रावेलेंट गुणसूत्र में सजातीय गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड्स में कुंडन हो जाते, सजात गुणसूत्र में आपेक्षिक कुंडन अधिक जटिल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र में खिंचाव उत्पन्न होता है। दुर्बल क्रोमेटिड अनेक स्थानों पर टूट जाते हैं। जो अनुरूपी क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें टूटे हुए भागों का विनिमय हो जाता है। इसलिए क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है वो पैकेटीन अवस्था में प्रारंभ हो जाती है या होती है, पैकेटीन अवस्था में ही होती है क्रॉसिंग ओवर चीन विनिमय की। और नेक्स्ट अवस्था डिप्लोटीन अवस्था है, जिसमें सजातीय गुणसूत्र अकुंडलित होकर के अलग अलग होने लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर वाले स्थानों पर केवल संपर्क में रहते हैं। इन क्रॉसिंग ओवर वाले स्थानों को काइस्मेटा कहा जाता है। किसी क्रोमोसोम पर कितने काइस्मेटा की संख्या होगी ये इस बात पर नंबर डिपेंड करता है कि गुणसूत्र की लंबाई कितनी है। अधिक दूरी होगी तो काइस्मेटा की संख्या अधिक होगी, कम होगी तो उसमें काइस्मेटा की संख्या कम होगी। डायकाइनेसिस जो है अंतिम अवस्था है। इसमें जो बाइवेलेंट गुणसूत्र जो है सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं और वापस एक दूसरे से पृथक पृथक होने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से इतने अधिक निकट आ जाते हैं कि इनका व्यक्तिगत रूप से अलग पहचानना संभव नहीं हो पा जाता है और इसी बीच समजात गुणसूत्र रिपल्सन के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर खिसक जाते हैं, सिरों पर पहुंच जाते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लुप्त हो जाते हैं। तुर्क तंतुओं का निर्माण चालू हो जाता है। इसके पश्चात मेटाफेज अवस्था आ जाती है। मेटाफेज अवस्था में क्या है कि अंतिम प्रोफेज, लेट प्रोफेज और मेटाफेज अवस्था में तुर्क तंतुओं का निर्माण होना चालू हो जाता है। ये गुणसूत्र जो है सेंट्रोमेर के द्वारा इन स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं और कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके सेंट्रोमेर तुर्क के ध्रुवों की ओर होते हैं और भुजाएं जो होती है मध्यवर्ती रेखा की ओर उन्मुख रहती है। और
डायग्राम बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। एनाफेज के द्वारा बाइवलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। बाइवलेंट में मात्र और पितृ गुणसूत्र पूर्णतः पृथक हो जाने से 4 क्रोमेटिड वाला टेट्राइड अब 2 डाइट्स में बढ़ जाता है। डाइट्स में दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमेर के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पृथक्करण की इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। तो एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या जो है दोनों सिरों पर पहुंच जाते हैं, आधे आधे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और लास्ट टीलोफेज में जो है ध्रुवों पर गुणसूत्रों के समूह 4 और केंद्रिक झिल्ली बन जाती है, 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक केंद्र का केंद्र का न्यूक्लियस भी वापस बन जाता है। उसके अंदर गुणसूत्र लंबे होकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर देते हैं और संतति केंद्र अगुणित हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या मूल केंद्र के गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है। अब इसी को यहाँ से देखें तो ये पहले वाले प्रोफेज वाली अवस्था थी। प्रोफेज में ये पूरी क्रोमेटिन जालिका पत्ते पतले लंबे सूत्र के समान ये धीरे धीरे जो सेंट्रोमियर है बीच में, और लेप्टोटिन में, जाइगोटिन में यही जो है क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो गए, संघनित हो रहे हैं, धीरे धीरे बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं। पैकाइटिन में क्रोमोसोम्स का जोड़े बन गए, तो जाइगोटिन में यहाँ पर जोड़े बन जाने के कारण पैकाइटिन में हमें ये स्पष्ट रूप से एक क्रोमोसोम के साथ 2 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। और डिप्लोटिन में जो होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और डायकाइनेसिस में ये दोनों वापस पृथक हो जाते हैं। मेटाफेज में कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। टीलोफेज में वापस 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टीलोफेज फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई जोड़े बनने के कारण। फिर आ जाता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में वापस वही मेटाप्रोफेज होता है। छोटे मोटे गुणसूत्र वापस मोटे हो जाते हैं, सेंट्रोमेर तंतुओं से जुड़ जाते हैं, और मेटाफेज में सेल कोशिका मध्य में व्यवस्थित हो जाता है। और इस अवस्था में क्रोमेटिड जो होता है सेंट्रोमियर से चिर जाता है, तो गुणसूत्र जो है एक एक क्रोमेटिड जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स पृथक हो जाते हैं, और ये फिर टीलोफेज में वापस 2 केंद्रकों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार अर्धसूत्र विभाजन में एक कोशिका से 4 पुत्री केंद्रकों या डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। लैंगिक रूप से महत्व, लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रह जाती है। मातृ और पितृ गुणसूत्रों का संयोजन हो जाता है, जिससे नए कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, नए गुणों का विकास होता है। समसूत्री विभाजन सिंपल है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के माध्यम से गुणसूत्र डिवाइड हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, तो समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने करी थी। ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बता दी। सेकंड यूनिट में ये सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी रहेगी। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ चीज़ें छूट गई, आप रिवाइज कर लेना। मोटे मोटे मैंने रिवाइज करने के लिए आपको यह वीडियो तैयार किया है। अपेक्षा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी साबित हो।